अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पेज की आज होस्ट हूं मैं महरीन जमील। तो नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट इंटरनेशनल मैच आज केप टाउन के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 2 विकेट से हराया था और अब दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से ये मैच जीतकर सीरीज को बराबर किया जाए और अपने हौसलों को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बुलंद किया जाए। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने पहले टेस्ट मैच में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और मोहम्मद अब्बास की 7 विकेटें भी शामिल हैं, लेकिन उन पर पानी फिर गया। पाकिस्तान ने आज के टेस्ट मैच में 11 रुकनी स्क्वाड में सिर्फ एक तब्दीली की है, जिसमें नसीम शाह की जगह मीर हमजा को मौका दिया गया है। और इसी तरह साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम में 3 तब्दीलियां की हैं। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस मैच में कैसी कारकर्दगी दिखाता है। ये मैच जारी है और अब सीरीज के बाद वेस्ट इंडीज को भी पाकिस्तान आना है, जहां वो 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता 1-1.5 माह में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान मुखालिफ टीमों के लिए सख्त जान पाकिस्तान हरीफ साबित होगा। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ हैं साबिक टेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान, इसके अलावा रशाद महमूद साहब सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर ट्रिब्यून, वो भी हमें जो है ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अब्दुल रऊफ खान साहब से। रऊफ साहब, क्या समझते हैं आज की पिच हमें सपोर्ट करेगी और सीरीज आपको 1-1 से बराबर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि क्योंकि लास्ट जो टेस्ट मैच है बड़ा क्लोज मैच हुआ और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि पाकिस्तान में भी ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि 98 फॉर 8 थे और 2 आखिरी विकटें और 50 प्लस रन चाहिए थे, मगर उसके बावजूद साउथ अफ्रीका मैच वो जीत गया। मगर ये जो जिस तरह आपने बात की है केप टाउन की और केप टाउन की पिच की, इसमें वहाँ पे 2 स्टेडियम्स हैं, एक बॉलैंड का स्टेडियम है बॉलैंड पार्क का और एक है ये न्यूलैंड्स जहाँ पर आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और ये जो पिच है इसकी जो कंडीशंस हैं वो भी वेरिएबल्स कंडीशन रही है, क्योंकि लास्ट जो टेस्ट मैच यहाँ पे हुआ है वो हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका का। उसमें इंडिया जो पहली इनिंग थी उसमें साउथ अफ्रीका 55 रन्स पे आउट हो गया था इसी पिच के ऊपर, और उसके बाद जो इंडियन टीम थी वो 152 पे आउट हुई। फिर तीसरी इनिंग में 176 रन्स साउथ अफ्रीका ने किया, मगर इंडिया ने वो इजीली जो 80 रन्स थे वो चेज़ कर लिए। आज जो पिच मैंने देखी है उस पर जो ग्रास तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि 1-2 दिन पहले उस पिच पर दिखाया जा रहा था कि ग्रास होगी और जो सीम बॉलर्स हैं उनको ये पिच सपोर्ट करेगी, मगर जब आज टेस्ट मैच शुरू हुआ तो उसमें बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा घास मौजूद नहीं थी। और इसी को देखते हुए जो साउथ अफ्रीकन है उन्होंने लास्ट मैच में जो केशवर महाराज थे, जो उनके बड़े मेजर स्पिनर्स हैं, वो इंजरी की वजह से नहीं खेल सके, उनको उन्होंने शामिल किया। और जो उनके जो 2 मेन पेसर्स थे जो कि लास्ट टेस्ट मैच में जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बोश ने की और पैटरसन ने की, दोनों ने मेरे 7 या 8 विकेटें भी ली थी, उनको भी ड्रॉप किया और उनकी जगह पे मुफाका जो कि उनके एक अंडर 19 प्लेयर हैं और बड़ी फास्टेस्ट बॉलिंग करते हैं, उनको उन्होंने शामिल किया। आज उनका डेब्यू भी है, उनका आज डेब्यू भी है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो उनकी चेंजिंग है वो तो पिच के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मगर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उन्होंने अभी तक इस पिच पे भी किसी किस्म के स्पिनर्स का रिस्क नहीं लिया। लास्ट मैच में भी कोई स्पिनर नहीं खेला था और इस मैच में भी अगेन उन्होंने कोई स्पिनर शामिल नहीं किया। राव साहब, क्या समझते हैं ये जो पिच है आज फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगी, को फायदा होगा? देखिए, डेफिनेटली ये पिच जिस तरह मैंने पास्ट इसका रिकॉर्ड बताया तो उसमें जो लास्ट मैच हुआ इस पिच पे उस पर तो बहुत ज़्यादा, उसमें जो फर्स्ट इनिंग थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडियन जो फास्ट बॉलर थे सिराज, उन्होंने 6 विकेटें ली थी, और सेकंड इनिंग में जो उनके मेजर बॉलर है प्रीमियर बॉलर बुमराह, उन्होंने 6 विकेटें ली है। तो इस पिच पे बिल्कुल उन्होंने उसको ऊपर से शेव कर दिया हुआ, मगर उसमें अभी भी जो 3 पहली विकेटें हैं उनसे 2 विकेटें पाकिस्तान के जो मीडियम पेसर्स हैं, खुरम शहजाद ने 1 विकेट ली है और एक अब्बास ने ली है, 1 विकेट ली अभी तक उसने स्पिनर ने ली है। तो मेरा ख्याल है कि जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, जिस तरह जो साउथ अफ्रीका ने उसको मुफाका को खिलाया, उसके बाद जैनसन है वो भी 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, रबाडा है 140 प्लस वो भी बॉलिंग करते हैं, मुफाका जो है वो 140 से 150 के दरमियान में उनकी पेस है। तो उन्होंने फास्टेस्ट जो अपने बॉलर्स हैं उन पे डिपेंड किया, मीडियम पेसर्स पे उन्होंने डिपेंड नहीं किया। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन देखें तो उसमें जो पाकिस्तान के चारों बॉलर्स खेल रहे हैं उनकी जो एवरेज पेस है 130 है, 120 से 130 तक पेस है। पाकिस्तान रिलाई मीडियम पेसर्स पर कर रहा है, जबकि साउथ अफ्रीकन जेन्युइन फास्ट बॉलर पर वो इन्हिसार कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो पिच है वो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की ये पिच लग रही है मुझे। अच्छा, इस पिच को अगर हम ज्यादा डिस्क्राइब करें तो पहले ही कहा जा रहा था ये पेसर्स की पिच है, लेकिन अब देखने में ये आया है कि ये स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करिए, तो इस पर क्या?
देखिए अभी टू अर्ली है, क्योंकि इस पिच का जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता है। जो न्यूलैंड्स की जो क्रिकेट ग्राउंड है और ये पिच है, इसमें अभी तक जो हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग का स्कोर है उसमें जो एवरेज स्कोर है 321 है, जो सेकंड इनिंग का वो 290 है। फिर इसी तरह वेरी करता है कि जो थर्ड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है उसका जो एवरेज स्कोर 230, मगर फोर्थ इनिंग बड़ा इसमें सरप्राइजिंग खेलती है कि 160 जो एवरेज स्कोर इस पिच पे अभी तक हुआ है वो उसकी एवरेज 160 रन है। तो इसमें डेफिनेट मेरा ख्याल है कि जो स्पिनर्स हैं उनको आगे जाके जब तीसरा चौथा या पांचवा दिन आएगा टेस्ट मैच का, तो उसमें जो स्पिनर्स हैं उसको सपोर्ट करेगी इस पे। सही। अच्छा रऊफ साहब, अगर खिलाड़ियों की बात करें तो आमिर जमाल को बार बार मौका दिया जा रहा है। पहले टेस्ट मैच में चल नहीं पाए, उन्हें दूसरा मौका दिया। अब दूसरी जानिब दूसरी अगर टीम की बात करें तो उनके जो एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, डेब्यू भी किया, और मपाका, और उसके बाद उन्होंने उन्हें साइड पर कर दिया, तो हम क्यों बार बार मौका देते हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि हमारी जो बेंच है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हमने प्लेयर्स डेवलप नहीं किए पास्ट। अगर आप 4-5 साल उठाकर देखें तो हमारे एक सर्टन अमाउंट ऑफ प्लेयर्स थे जो कि सीनियर प्लेयर्स थे, उनको ही हम खिलाते रहे, वेदर वो परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, वही इस टीम का पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। आप देखें कि आपका जो कैप्टन शान मसूद है उनकी परफॉर्मेंस अगर पिछले 25 इनिंग्स की निकाल कर देखें तो बिल्कुल मामूली एवरेज है उनकी। 16 रन की एवरेज से वो पाकिस्तान के लिए ओपन करते रहे हैं, और दुनिया की आप किसी भी टीम में इस एवरेज के साथ कोई बॉलर बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद जो आपके सेकंड प्रीमियर बैट्समैन है बाबर आजम, उनका अगर आप 19 इनिंग्स उठाकर देखें तो उसमें उन्होंने लास्ट मैच में एक 50 की है, उसके अलावा उनकी कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं है। तो ये चीज़ है कि हमने जो यंगस्टर्स थे उनको हमने डेवलप नहीं किया, उनको चांस हमने साथ नहीं दिया, उनको लेकर नहीं चले। इसी वजह से आप देखें कि जो आपने जिस तरह क्वेश्चन किया कि बोश थे, सॉरी मैं दुरुस्त कर दी, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। 81 रन उन्होंने किए पहले टेस्ट मैच में, फिर उन्होंने 6 विकेटें भी ली, मगर क्योंकि उसके बाद दूसरे जो पैटरसन थे उन्होंने भी 5 विकेटें ली थी पहले इनिंग्स में। मगर हुआ क्या कि देखें कि अब जो केप टाउन की या न्यूलैंड्स की ये पिच है ये सपोर्ट नहीं कर रही जो मीडियम पेसर्स हैं, तो उन्होंने फौरन उनकी जगह पे जो उनके स्पिनर है महाराज उनको शामिल किया, और पैटरसन की जगह पे उनके जो फास्टेस्ट बॉलर हैं जो 19 साल के मुफाका हैं उनको उन्होंने टीम में शामिल किया। हम अभी तक आमिर जमाल को ही लिंगर ऑन कर रहे हैं, या बाकी जो बॉलर्स हैं या जो हमारे बैट्समैन है जो परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास बेंच पावर नहीं है, या हम अच्छी टीम सेलेक्ट करके नहीं लेकर गए, तो हमें उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है जो हमने बाहर बिठाए हुए हैं, तो उस वजह से हम उनको चांस देने में हेजिटेट कर रहे हैं। हसीबुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे, क्या वो बेहतर ऑप्शन नहीं थे? देखिए आपको डेवलप करना होता है जो आपके यंगस्टर्स होते हैं, तो जो आपके लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है यंगस्टर को डेवलप करने का वो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है। आप देखें कि उसको हसीबुल्लाह को मैं इसमें शुरू करता हूं जो आपकी PSL हुई है, उसमें उसको पहले एक मैच खिलाया, उसके बाद उसकी जो नंबर था उसकी पोजीशन ओपन की थी, उसको नंबर 6 पे खिलाया, दूसरे मैच में उसको ड्रॉप कर दिए गए, 4 मैचेस में उसको अपने जो डोमेस्टिक है उसमें से आपने बाहर निकाल दिया, फिर वहाँ से आप उसको लेकर चले गए ऑस्ट्रेलिया, पूरा उसकी सीरीज़ में उसको आपने बाहर बिठा दिया, वहाँ से पाकिस्तान लाए फिर उसको बाहर बिठा दिया, फिर आपका हुआ चैंपियंस कप में वो विकेट कीपर है, आपने उसको और मोहम्मद रिजवान को एक ही टीम में सेलेक्ट कर लिया डोमेस्टिक की। अब उसमें या रिजवान खेल सकता था या हसीबुल्लाह, रिजवान सारे मैच खेल गया, हसीबुल्लाह ने 2 मैचेस खेले, उसकी प्रिपरेशन ही नहीं थी, वहां से उठाकर आपने दोबारा उसको चांस दिया, तो उसमें इंग्लैंड के खिलाफ वो परफॉर्म नहीं कर सका, आपने फिर बाहर उसको बिठा दिया। तो ये डेवलपमेंट का तरीका नहीं है। आपने अगर किसी यंगस्टर को डेवलप करना है तो उसको फिर आपको उसकी जेन्युइन पोजीशन के ऊपर उसको चांसेस देने पड़ेंगे, जिस तरह बाकी दुनिया की बाकी टीमें चांसेस दे के अपने जो प्लेयर हैं उनको फ्लरिश करते हैं। अच्छा 137 इस वक्त स्कोर हो चुके हैं, तो क्या नजर आ रहा है आपको कि कुछ टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान को? देखिए बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो पहली इनिंग का जो सिर्फ अभी उनके जो है खिलाड़ी आउट हुए, 3 आउट हुए, और केप टाउन में ये है कि जो पहली इनिंग का स्कोर है वो उसकी जो एवरेज है वो 321 रन है, और मेरा ख्याल है कि अगर साउथ अफ्रीकन 300 प्लस रन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद अगर सेकंड और जो थर्ड इनिंग है उसमें बहुत ज्यादा स्कोर वेरी करता है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कैसा है? देखिए इसीलिए फैसला किया कि जो पहली इनिंग में बैटिंग करता है वहां पे वो हाईएस्ट रन वहां पे कर सकते हैं, मगर जैसे जैसे टाइम पास होता है या दिन गुजरते हैं, जब सेकंड थर्ड या फोर्थ डे आता है तो उसमें आपका जो स्कोर की एवरेज है इस पिच पे वो नीचे आना शुरू हो जाती है। तीसरी को सामने रख के, क्योंकि उन्होंने एक स्पिनर भी अपनी टीम में इंट्रोड्यूस करवाया, तो उन्होंने फिर अपने इसमें एक स्पिनर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उन्होंने पहले बैटिंग की, पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग ली है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अभी तक का जो उनका फैसला वो दुरुस्त साबित हो रहा है। अच्छा हमारे यहाँ एक बड़ी रिवायत पाई जाती है कि स्पिनर्स को आउट ऑफ कंट्री जाते हुए नहीं लेके जाया जाता, आखिर क्यों? मतलब उनकी ज़रूरत पड़ती है और उन्हें लेके नहीं जाया जाता। देखिए हम उसी तरीके से चलते हैं, जो एक लगा लिपटा हमारा एक तरीका होता है, हम उसमें कोई चेंज वगैरह तो करते नहीं है।
तो आप देखेंगे अब साउथ अफ्रीकन के पास ऑप्शन थी, एक पिच स्पिनर्स की स्पोर्टिंग पिच आई तो उन्होंने स्पिनर उसमें शामिल कर दिया। तो हमने सिर्फ इसलिए कि हमारा जो प्रीमियर स्पिनर था साजिद खान, जिसने इंग्लैंड को यहाँ पे आउट क्लास किया था, उसने 2 टेस्ट मैचेस में 19 रन लेकर ना सिर्फ पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जितवाई इंग्लैंड से, बल्कि उसने अपना पार्ट भी उस पर प्ले किया। बैटिंग में भी उसने 60 रन की बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली। तो हमने उसको, ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि अगर एक, चाहे कहीं भी स्पिन पिचेज हैं या फास्ट पिचेज हैं, अगर कोई स्पिनर या बॉलर परफॉर्म करता तो आपको उसको साथ उस सीरीज में कैरी करना चाहिए। मगर हमने उसको उसको 19 विकेटें लेने के बाद उसको टीम से ही ड्रॉप कर दिया, उसको पाकिस्तान छोड़कर चले गए। हमारे जो कोच हैं उन्होंने क्या पाकिस्तान को बताया जी कि हम, क्योंकि साउथ अफ्रीकन पिचेस सीम बॉलर को और फास्ट बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करती हैं, इस वजह से हमने उनको ड्रॉप किया। अब अपने फैसले को जस्टिफाई करने के लिए केप टाउन की एक जेन्युइन स्पिन बॉलिंग पिच भी आई है, उस पर भी उन्होंने स्पिनर नहीं खिलाया, क्योंकि जो वो चाहते हैं कि अना की तस्कीन के लिए कि मेरा जो फैसला है कि मैंने उसको ड्रॉप किया और स्पिनर शामिल नहीं किए, उस फैसले की जस्टिफिकेशन हो जाए। पाकिस्तान मैच हारता रहे, सीरीज हारता रहे, मगर मेरा जो फैसला उस पर एक उसको मैं अपना किसी तौर पे उसको मैं जस्टिफाई कर सकूं। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट की अभी आपने बात की, एक नारा भी आजकल बुलंद हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो। देखा जाए प्रीवियस रिकॉर्ड तो नुमान, साजिद, कामरान गुलाम, इब्रार वगैरह ने मैच भी बहुत ज़्यादा जितवाए, तो क्या ये काम आ सकता है आगे? देखिए बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब आपने टेस्ट सीरीज खेलनी होती है तो फिर आपको जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स होते हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जो कंटिन्यूस परफॉर्म करते हैं उनको आपको टेस्ट टीम का हिस्सा बनाना पड़ता है। क्योंकि आप देखें कि आपकी जो ये टेस्ट टीम है, मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बैट्समैन को वैलिड मानता हूँ, वो साउथ शकील है, जिसकी वजह से आप मैचेस जीत रहे हैं, आप फतह के नज़दीक पहुँचते हैं। आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई है, जो पाकिस्तान का, जिसने सारा का सारा एक सिनेरियो क्रिकेट का चेंज किया। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार जाता तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट भी चेंज हो जाती और टीम का कैप्टन भी चेंज हो जाता। मगर आपको बचाया किसने? एक साउथ शकील ने बचाया और दूसरा आपको जो आपके स्पिनर थे साजिद खान, उन दोनों ने। साउथ शकील ने 150 प्लस की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली जब आपके सारे बैट्समैन नाकाम हो गए, वरना आपको साउथ इंग्लैंड यहाँ पर टेस्ट सीरीज हरा के जाती और आपकी ये मैनेजमेंट साउथ अफ्रीका भी ना जाती। अब साउथ अफ्रीका में जो फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग में भी साउथ शकील ने 86 रन किए। अब वो स्कोर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मैच्योर है, वो जिस तरह आपने बात की है डोमेस्टिक की, उसने लंबा डोमेस्टिक में टाइम गुजारा हुआ, उसने बड़े बड़े स्कोर यहाँ पे किए हुए हैं। तो हमारा होता है क्या कि जिस तरह कामरान गुलाम था, इसको हमने 4 साल डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहा, हमने इसको चांस नहीं दिया, हम अपने सीनियर प्लेयर्स को लेकर चलते रहे। अब उसको चांस दिया, उसने वनडे में भी सेंचुरी स्कोर कर दी डेब्यू पे, और टेस्ट मैच में भी डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर कर दी, तो उसने जस्टिफाई किया। फिर जो आपके परफॉर्मर थे नुमान अली और साजिद खान, जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनको आपने चांस दिया, उन्होंने अपनी जस्टिफाई की पोजीशन। मोहम्मद अब्बास पिछले 4 साल से आपने उसको बाहर बिठाया, उसको वापस लाया, डोमेस्टिक खेलता रहा, उस परफॉर्म करता रहा, जैसी टीम में आया उसने जस्टिफाई की। मगर जिनको ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके जिनकी सिलेक्शन करते हैं बगैर परफॉर्मेंस के, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें डोमेस्टिक, एक तो हमें एक कम्पिटेटिव डोमेस्टिक करवानी चाहिए और दूसरा जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको रिस्पेक्ट डेफिनेट देनी पड़ेगी। सही, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए। नासरीन, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नासरीन, स्पोर्ट्स पेज में एक बार फिर खुशामदीद। रऊफ साहब क्या कहेंगे? खिलाड़ियों पे बड़ी बातें हो गई, पिच पे बात हो गई, शान मसूद जो हमारा कैप्टन है उस पर क्या कहेंगे? कप्तानी पे सवाल भी उठ रहे हैं और कप्तानी के अलावा परफॉर्मेंस से भी लोग खुश नहीं है, मैनेजमेंट भी खुश नहीं है, तब्दीली की बातें हो रही है और मैच जीतने से ज़्यादा मुझे लगता है कि उन्हें अपनी कप्तानी पे की परेशानी है कि वो ना चली जाए। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का कैप्टन आप किसी को बनाते हैं तो उसको बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान का कैप्टन बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान का जो कैप्टन होता है वो सिर्फ पाकिस्तान टीम को लीड नहीं कर रहा होता, उसका पूरा सिस्टम में उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इवन के बाद दफ़ा मैंने देखा है कि जो हमारे पास में कैप्टन रहे हैं उनका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से भी ज़्यादा पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में और पाकिस्तान की नेशनल सर्किट पर उनका जो था इंटरेस्ट भी रहा और उनका करैक्टर भी उसमें रहा है। तो इस वजह से आप देखें कि ऐसा आपको कैप्टन बनाना चाहिए जो टीम को भी साथ लेकर चले, आपका पूरा सिस्टम को भी चलाए, आपके बच्चों को भी डेवलप करे, साथ रखे और फिर पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आगे जाए। ये नहीं कि अगर देखें कि और उसके बाद जब आप लीड करते हैं तो आपको फ्रंट से लीड करना चाहिए। ये नहीं कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस, अगर एक कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस 15 या 16 रन की होगी और वो बाकी बैट्समैनों के पीछे अपने आप को छुप रहा होगा तो वो सामने आके फ्रंट से कैसे लीड कर सकता है? अब देखिए कि 25 इनिंग का फेलियर है शान मसूद का, और उसको 25 इनिंग के फेलियर के बाद उसको पाकिस्तान टीम के साथ एज ए कैप्टन लिंगर ऑन किया जा रहा है। उसके बाद फिर उसके जो डिसीजन है, आप देखें कि साउथ अफ्रीकन टीम के
8 पे 8 जो सारे बैट्समैन थे वो आउट हो चुके थे। आपको किसी स्पिनर को या लेके आना चाहिए था, या आपको स्ट्रेटजी, आपको प्रोएक्टिव होकर कुछ स्ट्रेटजी पहले प्लान करके बनानी चाहिए थी, उनको आउट करने के लिए करनी चाहिए थी। मगर उसने रिएक्ट किया जब वो 150 रन कर गए, उसके बाद हमें क्या फायदा उस कैप्टनसी का। इससे पहले आप बांग्लादेश की सीरीज में भी उठाकर देखेंगे तो बांग्लादेश की आपके 26 फॉर 6 थे, यानी कि 26 रन पर उनकी 6 विकेटें गिर चुकी थी, और उसमें भी ये कोई स्ट्रेटजी बनाने में नाकाम रहे, जब इनको पता था कि लिटन दास और ये जो दूसरे मेहदी हैं बांग्लादेश के, वो बहुत अच्छा खेलते हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलर। तो ये इन्होंने वहां पे जल्दी स्पिनर इंट्रोड्यूस करवा दिया और उनको एक इजी एक्सेस दे दी कि वो एक इतनी मुश्किल तरीन सिचुएशन से अपनी टीम को भी निकाल कर लेकर चले जाएं और पाकिस्तान को भी शिकस्त दो चार कर दें। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमने 20 पे उनके भी 4 विकेटें ली, वहां भी ये स्ट्रेटजी बनाने में नाकाम रहे। फिर अगर आप इनका PSL का भी रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इनकी टीम में 2 बड़े अच्छे प्लेयर थे जो यंगस्टर्स थे, उनको भी इन्होंने किसी एक मैच में भी चांस नहीं दिया, और ये जो एजेड प्लेयर थे इनकी टीम में उनको साथ लेकर चलते रहे। तो इसका मतलब है कि जो उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी इनके अंदर नहीं है, फिर प्रोएक्टिव कैप्टनसी भी नहीं कर सकते, फिर अपनी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इतनी अच्छी नहीं कि पाकिस्तान को कैप्टन रहें। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा इनके खिलाफ जाती हैं। तो ये बड़ा राइट टाइम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक नया कैप्टन डेवलप करना चाहिए, और उसको अगर रिजवान को आपने 2 फॉर्मेट का कैप्टन बनाया तो मेरा ख्याल है कि तीसरा फॉर्मेट का कैप्टन बनाने में उसको या साउथ शकील को कैप्टनसी देने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए ऑलरेडी वो कैप्टनसी करता रहा, प्रेशर आप पे उस वक्त पड़ता है जब जिस तरह आपने बाबर आजम को बगैर किसी तैयारी की आपने तीनों फॉर्मेट का उसको कैप्टन बना दिया था, उसको आपने सिखाया नहीं है। अब रिजवान डेवलप हो के आया हुआ है क्योंकि उसने PSL में अपनी टीम को कैप्टनसी की है, वो अपनी डोमेस्टिक की फर्स्ट क्लास टीम का भी कैप्टन है, वो अपने रीजन को भी कैप्टनसी करता रहा, फिर पाकिस्तान की T20 में और जो वनडे है उसमें भी बड़ा सक्सेसफुली लीड कर चुका है। तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कितना मैटर करता है। वो ये सब करता हुआ आगे आ रहा था, लेकिन यहाँ अगर किसी को कैप्टन बनाना तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है, बस ऐसे कैप्टन बना देना है। देखिए जो कैप्टन की ट्रेनिंग होती है बेसिकली वो पूरी दुनिया में एक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे आप कैप्टन को ट्रेन करते हैं। जब आप अंडर 19 टीम बना रहे होते हैं, जब अपनी A टीम बना रहे होते हैं, या अपनी फर्स्ट क्लास की टीम बना रहे होते हैं, या रीजन की या प्रोविंशियल टीम बना रहे होते हैं, या रेक्टेंगुलर की टीम बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे कैप्टन डेवलप होते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कोचिंग स्टाफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ लगाया होता है, उनकी एजुकेशन इस म्यार की नहीं कि उनको डेवलप कर सके, वो सारा कुछ अपने हाथ में रखते हैं। इवन के जब टास्क करता है कोई कैप्टन, किसी बच्चे को कैप्टन बनाते हैं, वो टास्क करने जाता है तो डिसीजन जो आपका कोच है वो लेता है कि टास्क जीत के बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। वो उस बच्चे को पिच भी रीड नहीं करने देते, उसको डिसाइड भी नहीं करने देते कि क्या पहले लेना है। फिर उसके बाद जब रूल्स की बारी आती है, इवन के रूल्स भी उस पर नहीं छोड़ते कि आपने हैवी रूल लेना, लाइट रूल लेना है या मीडियम रूल लेना, वो भी डिसाइड करता है जो आपका कोच बाहर बैठा होता है। तो उसके बाद जो तीसरी चीज है कि आपने इनिंग की डिक्लेरेशन कब करनी है, आपने अपनी टीम को कैसे, बॉलर्स को कैसे इस्तेमाल करना, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, प्लान कैसे बनाना, ये सारा कुछ जो अपना आपका कोच है वो अपने हाथ में रखता है। तो इस वजह से जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है डोमेस्टिक में एक बच्चे की, वो हो नहीं सकती। इसी वजह से हम लोग सफर करते हैं कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर जाके अच्छा कैप्टन नहीं मिलता। सही। अच्छा, स्कोर्स की बात करें, 150/3 हो गए हैं रऊफ साहब। तो जितनी भी केप टाउन की जो हैं पिचेस वो हमेशा साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करती है। प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखा जाए तो 16 जो मैचेस हैं उनमें से जो मुसलसल 4 हुए वो केप टाउन में हुए और हम सारे हारे, और 2 सिर्फ आज तक मैचेस हैं जो हम जीते हैं, और 2007 से अब तक कोई मैच हम जीत ही नहीं सके। तो 150 स्कोर हो चुका है और 3 सिर्फ आउट हैं। देखिए वो जो बात की है कि जब आप उस पिच की मुसाबकत से आप अपनी टीम नहीं बनाएंगे, आपकी स्ट्रेटजी उसके खिलाफ होगी जो कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वहाँ पे, आप उनको रीड नहीं कर सकेंगे। अगर आप उनको रीड करते हैं तो फिर आपकी उसके बावजूद अगर आप सही टीम नहीं मेरिट पे खिलाते तो फिर आपकी ये एक सीरियस नेग्लिजेंस है कि एक पिच है जो कि स्पिन बॉलर्स को लग रहा है सपोर्ट करेगी, और ये मीडियम पेसर्स की पिच नहीं है, ये जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की पिच है। आपके सामने यह देखें कि जो 2 मीडियम पेसर साउथ अफ्रीकन टीम में थे, बोच थे और पैटरसन थे, जिन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, मगर उनकी पेस कम थी, इस वजह से उन दोनों को ड्रॉप कर दिया, बजाय इसके कि बावजूद इसके कि उन्होंने परफॉर्म किया लास्ट टेस्ट मैच में, मगर उन्होंने पिच की जो उस वक्त करंट सिचुएशन थी उसको देखते हुए उन दोनों को ड्रॉप किया, और जो उनके फास्टेस्ट बॉलर हैं उनको उन्होंने चांस दिया और स्पिनर को चांस दिया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास या तो उनका बेंच नहीं स्ट्रांग है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, या फिर ये चेंज नहीं करना चाहते, या फिर ये इन्होंने जो टीम सिलेक्शन है वो सही नहीं किया। तो इस वजह से इनको अब जो आपके मीडियम पेसर्स हैं ये तीनों हैं, जिस तरह मीर हमजा है, आपका मोहम्मद अब्बास है और आमिर जमाल है,
या खुरम शहजाद है, ये चारों एक ही टाइप के बॉलर हैं, 120 से 130 तक इनकी पेस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पिच पर कोई बहुत ज्यादा ये इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब होंगे। अगर नुमान अली को वहां पर खिलाते तो वेरिएशन आपकी बॉलिंग में आ जाती है और आप विकेटें ले सकते थे। अच्छा, ये कहा जाता है कि 4 फास्ट बॉलर होना बड़े जरूरी हैं, इससे कितना फर्क पड़ता है? और अगर देखा जाए पिछला जो मैच था, क्या उसमें आप कहेंगे कि कप्तान की कैलकुलेशन खराब हुई? देखें, आप 4 की बजाय अगर 5 भी फास्ट बॉलर खिला लें तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे सही तौर पे, अगर आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, अगर आप अपने बॉलर को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप मैच नहीं जीत सकते। जो आपके सामने रिजल्ट पाकिस्तान का जो लास्ट मैच में हुआ, आपने 4 बेस्ट फास्ट बॉलर खिलाए, सीमिंग पिच थी, उनके मतलब की पिच थी, मगर उस पर रिजल्ट प्रोड्यूस इसलिए नहीं हुआ कि आपने उनको एक शॉर्ट जो इंटरवल्स थे उनमें बॉलिंग करवाने के बजाय उनसे लंबे स्पेल करवाए। आपने नसीम शाह ने पहले इनिंग्स में एक इंटरवल में उसने 9 ओवर का स्पेल कर दिया, मगर जब वो दूसरे स्पेल में वापस आया तो उसकी बॉडी में जान नहीं थी। इसी तरह मोहम्मद अब्बास ने 17 ओवर का मैराथन स्पेल कर दिया। एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि वो इसका फिट नहीं है, उसकी एज ज़्यादा हो गई है, 4 साल उसको ज़ाया कर दिया, उसके बाद जब उसको खिलाया 17 ओवर का आप उससे स्पेल करवा रहे हैं, तो एक कैप्टन कैसे एक बॉलर से 17 ओवर का स्पेल करवा रहा है जब उसके पास 4 दूसरे मीडियम पेसर मौजूद हैं? फिर आपके पास आमिर जमाल है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को और आपके कैप्टन को, या तो आपको उसको खिलाना नहीं चाहिए था। अगर आपने उसको एज ए बॉलर खिलाया, चौथा बॉलर, तो उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? पहली इनिंग में एक सीमिंग पेज पर उससे 6 ओवर करवाए, दूसरी इनिंग में उससे 7 या करवाए उससे, तो इसका मतलब है कि तो आपकी तो जस्टिफिकेशन है ही नहीं किसी किस्म की भी। सही, किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं है, ये गलतियां हैं जिसका खमियाजा मैच हारने की सूरत में भुगतना पड़ता है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है रिशाद महमूद साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर ट्रिब्यून है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, 2007 से लेकर अब तक पाकिस्तान को मैच जीत नहीं पाया, क्या समझते हैं आज जो है हम मैच जीत पाएंगे? 160 स्कोर हो चुके हैं और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हैं। जी हाँ, ये आप ठीक कह रही है। पिछला टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान जाहिर है अंडर प्रेशर है और सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है ये, तो बिल्कुल ये डू और डाई मैच है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने पिच को जरा सा गलत रीड किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूं कि एक डेफिनेटली हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नुमान को खिलाना चाहिए था, क्योंकि एक तो उन्होंने भी महाराज को खिलाया है अपने, और दूसरे फास्ट बॉलर्स का जो परफॉर्मेंस अभी तक है उसमें कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नजर नहीं आ रही और बहुत ज्यादा ग्रीन टॉप विकेट ये नहीं है। तो इसमें ब्रेक थ्रू मुश्किल लग रहा है, ये पार्टनरशिप भी बहुत लंबी हो गई है। तो मैं ये समझता हूं कि बड़ा जरूरी होगा कि अब आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी थिंकिंग करनी पड़ेगी, यानी कि सलमान आगा तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर सरूद शकीर भी बॉलिंग करते हैं और अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा शान मसूद को। सही। अच्छा राउफ साहब, हम बात कर रहे थे कप्तानी की के बाद अब बात आ जाती है ज़रा खिलाड़ियों की। अब्बास और मीर हमजा ने बड़ी मेहनत की, बड़ा उन्हें गैप भी मिला, तो क्या आप समझते हैं कि इतना गैप किसी भी बॉलर के लिए बेहतर है? मीर हमजा का डेब्यू हुआ 2011 में और 2018 में उनकी सिलेक्शन हुई, 4 साल उनके जो है उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इसी तरह अब्बास की सूरत हाल है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बेसिक चीज़ है कि ये आपको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट क्या है। जो लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं और जो हेल्म अफेयर्स को डील कर रहे हैं, उनकी सोच क्या, उनका माइंडसेट क्या, और किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, और किस तरह पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान को मिलता है, उसको किस तरीके से ज़ाया किया जा रहा है। ये जो पहले मैं मीर हमजा पे आता हूँ, 2011 में इनका डेब्यू, क्योंकि उस टाइम में मैं भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था। जो कराची से आए, बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर थे ये, दोनों तरफ स्विंग करते थे, हाई आर्म इनका एक्शन था, लंबी हाइट थी इनकी, और गेंद को दोनों जाने पे बड़े अच्छे तरीके से सीम भी करते थे, स्विंग भी करते थे। उसके बाद इनको एक बॉलर को, अगर आपके पास इतना अच्छा बॉलर आता तो आपको देर नहीं करना चाहिए, उसको उसी 18 या 19 साल की एज में टीम में डालना चाहिए। एक तो वहाँ पे उनके 8-9 साल ज़ाया किए, उनको डोमेस्टिक में 7-8 साल रगड़ा दिया, फिर उसके बाद 2018 या 19 में इनका डेब्यू हुआ, और उसके वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बुरी बॉलिंग नहीं की, मगर 1 साल के बाद 2019 में उनको दोबारा उनको टीम से आउट कर दिया गया। और एट द एज ऑफ 28 ईयर्स, 28 साल की एज में जब आपका एक पीक पे होता है कोई भी बॉलर, उसको ड्रॉप कर देना, और फिर 4 साल के बाद उनको वापस 2023 में 32 साल की एज में वापस लाया गया, जब वो काउंटी क्रिकेट खेल के पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास खेल के उनकी काफी ज्यादा जो पेस थी वो डाउन हो चुकी थी। जब वो आए थे 138 प्लस बॉलिंग, 140 प्लस बॉलिंग करते थे, मगर अभी जब उनको दोबारा लाया गया तो उनकी पेस 120 से 125 130 तक चली गई। इसी तरह अब्बास के साथ हुआ,
आप देखिए इनका माइंडसेट कि हाँ। अब्बास को 31 साल की उम्र में इन्होंने ड्रॉप किया, 4 साल के बाद 35 साल की एज में दोबारा वापस। दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड उठा के देख लें, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 31 साल की एज में आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर, जो आपका नंबर 1 फास्ट बॉलर हो, आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें। वो तो उसको तो जो आपका इन्होंने डोमेस्टिक क्राइटेरिया बनाया था उसमें भी फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक क्राइटेरिया जो बदकिस्मती से हमारे जो चेयरमैन आते रहते हैं वो अपनी टीम लेके आते हैं, और वो टीम ऐसी इनकम्पिटेंट लोगों पे होती है मुश्तमिल, उनको पता ही नहीं होता है कि आपने सिस्टम को कैसे रन करता है, बच्चों को कैसे डेवलप करना है, जो अच्छा प्लेयर आया उसकी लुक आफ्टर कैसे करनी है, उसको अच्छा उसको गाइड करके टीम का पॉजिटिव एक हिस्सा कैसे बनाना है। मगर ये क्या करते हैं कि इन्होंने कहा जी कि जो ओवर एज हैं 30+ हैं उनको हम डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। अब उसको सर्वाइवल उसका हुआ काउंटी क्रिकेट में जाके, वो वहाँ पे लेस्टरशायर और दूसरी बड़ी जो काउंटीज थी वहाँ पे वो खेलता रहा, वहाँ पे 4 साल उसने परफॉर्म किया, 4 साल उसको बाहर बिठा के रखा। इन्होंने कहा जी वो बिल्कुल खत्म हो गया, उसके पास बॉलिंग नहीं रही, और अजीबो गरीब किस्म के बॉलर जो T20 फॉर्मेट के बॉलर थे उनको उठाकर पाकिस्तान की नेशनल टीम में खिलाते रहे। और फिर एंड क्या हुआ कि वो जो हमारे बॉलर थे जिन पे पाकिस्तान ने पैसा इन्वेस्ट किया था, जिनको चांसेस दिए थे, वो इंग्लैंड की सीरीज से भी भाग गए। न्यूजीलैंड की टीम आई, उन्होंने यहाँ पे खेलने से इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, वहां भी उनमें से कोई नहीं खेला। फिर आप मजबूरन आपको मोहम्मद अब्बास को वापस लाना पड़ा, और उसने प्रूव किया कि मेरे 4 साल बहुत रॉन्ग तरीके से इन्होंने जाया किए, और जो कल्प्रेट्स हैं मेरा ख्याल है कि उनको कौम के सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तरीका, इस तरीके से हम जो आपका नेचुरल टैलेंट आता है उसको जाया करते हैं, नेचुरल टैलेंट को जाया करते हैं। अच्छा रिशाद साहब, आप क्या कहेंगे कि बपाका और महराज दोनों लेफ्ट आर्म प्लेयर्स हैं, तो ये कितने खतरनाक हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए? और पाकिस्तान जो है उसमें स्पिनर्स को बाहर ले जाने की रिवायत नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। पिछले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो दोनों इनिंग्स में मैं तो कहूंगा कि फेल हुआ था, क्योंकि 250 या उससे आगे नहीं बढ़ सके, 300+ 350 का स्कोर करना चाहिए था। तो बहुत क्रूशल होगा, मैं समझता हूं कि ये मुफाका जो है ये भी यानी 150 किलोमीटर पे बॉलिंग करते हैं, बहुत तेज, और इनका डेब्यू है, तो मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा जान लगा देंगे ये। और उसके अलावा महाराजा तो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी विकेट लिए हैं, इंडिया में जाके भी विकेट लिए हैं, श्रीलंका में भी विकेट लिए हैं, तो बहुत ये इनका रोल होगा इस टेस्ट मैच में। और जैसे मैंने कहा कि हमें वाकई यानी हम मिस करेंगे कि हमारे पास नोमान अवेलेबल भी है स्क्वाड में, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये एक मैं समझता हूँ एक मिसरीड किया पिच को पाकिस्तान ने। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर है कि आमिर जमाल के बारे में 2 बातें की जा रही हैं कि या तो वो अनफिट हैं, या फिर शान मसूद उन्हें लास्ट मैच में खिलवाना नहीं चाह रहे थे लेकिन उन्हें खिलाना पड़ा। तो इस पर क्या कहेंगे आप, अंदर की खबर क्या है? जी अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि आमिर जमाल बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी परफॉर्मेंस रही थी पिछले साल के बिल्कुल शुरू में जो जनवरी में, तो वो बहुत अच्छा खेले थे। उस वक्त भी शान मसूद कैप्टन थे और उन्होंने भरपूर चांस दिया था, तीनों टेस्ट मैच उन्होंने खेले। तो मैं नहीं समझता इस बात को, लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कोई एक बात जरूर है कि आमिर जमाल की जो पेस है वो इजीली 142+ बल्कि जा रही थी ऑस्ट्रेलिया में, 145 भी टच कर गए थे वो, लेकिन यहाँ पे उनकी जो पेस है वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल 133 134 से आगे नहीं बढ़ रही है। और दूसरे ये कि बैटिंग में भी उस तरह के जौहर दिखाने का उनको मौका नहीं मिला पिछले टेस्ट में, लेकिन मेरे ख्याल उनको रिटेन इस टेस्ट में इसीलिए किया गया कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो जरा उसमें डेप्थ हो, वरना ये कि एक चॉइस थी कि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि नोमान स्पिनर को ले आते अगर, लेकिन मेरे ख्याल है उनको रिटेन इसलिए किया है कि शायद बैटिंग में जाहिर है उनकी जरूरत है, पाकिस्तान की बैटिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। सही। अच्छा रिशाद साहब, कप्तानी के बारे में क्या कहें कि शान मसूद की कप्तानी खतरे में नजर आ रही है, वो प्रेशर में। इसके अलावा एक और बड़ी सवाल उठाया जाता है आजकल कि जितने भी सीनियर बॉलर्स हैं अगर वो बॉलिंग करते भी हैं तो कहीं ना कहीं कप्तान की डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, लेकिन वो कप्तान नहीं दे पाता। जी जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क सब हैं शान मसूद की कैप्टनसी पे, जिस तरह पहले बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी रहे, और ये बड़ा जरूरी होता है। बाबर आजम जब कैप्टन बने थे उन्होंने किसी लेवल पे भी कैप्टनसी नहीं की थी और उनको अचानक कैप्टन बना दिया गया। इसी तरह शान मसूद को भी उनका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है, वो टीम से भी ओरिजिनली उनका यानी वो बाहर थे, उनको बाहर से लाके फिर कैप्टन बनाया गया है क्योंकि जो कंट्रोवर्सीज बीच में पाकिस्तान क्रिकेट में रही। लेकिन अब डेफिनेटली वो कोई प्रोएक्टिव कैप्टन नजर नहीं आ रहे हैं, वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं कर रहे हैं, वो बॉलर्स को और इस तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर को उस तरह से तब्दील नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क्स है और
ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। और जो बहुत से क्रिटिक्स ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को ही तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाना चाहिए बिकॉज उन्होंने ओडीआई में बहुत अच्छी कैप्टनसी की। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये अंडर रिव्यू होंगे इस सीरीज के बाद। लेकिन साहब मेरा यहाँ पे सवाल है कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट दे दिए जाएंगे, प्रेशर बढ़ नहीं रहेगा, अपनी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी उनकी? जी हाँ जी, उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली कुछ वो नजर भी आ रही है कि थोड़ी सी कम होती हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि T20 में तो चले आप अफोर्ड कर सकते हैं, T20 में अगर कैप्टन किसी और को भी आप ग्रूम कर लें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ओडीआई में और टेस्ट में कोई हर्ज नहीं है बिकॉज रिजवान जो है वो एक डैशिंग और डायनामिक प्लेयर है, उनकी थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव है और वो एक अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जो हमें शान में नजर नहीं आ रही। सही। अच्छा ठीक है रऊफ साहब, अगर बाबर आजम की बात हो ही रही है तो बाबर आजम जो है उसकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए अच्छे बैट्समैन है लेकिन 50 बनाते हैं, ऐसा लगता है। लोग कहते हैं कि भाई वो सिर्फ अपने 50 स्कोर जो है वो करते हैं सिक्योर, उसके बाद चले जाते हैं। तो क्या अगर इतना सीनियर प्लेयर ये करेगा तो जो बाकी हैं उनके हौसले पस्त नहीं होंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि सीरियसली थिंकिंग की ज़रूरत है क्योंकि दो पाकिस्तान में लॉबीज़ हैं। एक उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि इनके बगैर पाकिस्तान की टीम नहीं बनती और पाकिस्तान चल नहीं सकता और ये पता नहीं क्या है क्या नहीं। दूसरे लेकिन हर मैच में एक अच्छी जगह बाबर को रिजवान को मिलती भी है, मिलती है। और दूसरा जो दूसरी टाइप के लोग हैं वो कहते हैं कि इनको टीम से निकाल दें, इनकी परफॉर्मेंस नहीं। मेरा ख्याल है कि इनको एक स्मूथली सिस्टम को बैलेंस रख के चलना चाहिए। और सबसे बेसिक चीज़ है कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना चाहिए। आपको किसी इंडिविजुअल जो प्लेयर है, क्योंकि प्लेयर आते जाते रहे, हमने वसीम अकरम भी देखे हैं, हमने इमरान खान भी देखे हैं, जावेद मियांदाद भी देखे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान रिलाई करता था। मगर जब वो रिटायर हुए तो उनकी जगह पे 2-2, 4-4 अच्छे प्लेयर्स उनकी जगह लेने को मौजूद थे और इतना ज़्यादा पाकिस्तान के रिजल्ट में डिजास्टर नहीं आया जो अभी आना शुरू हुआ। ये वजह ये हुई है कि एक ग्रुप था जिसने अपने आप को स्ट्रांग किया, उन्होंने किसी दूसरे ग्रुप को आने नहीं दिया, यंगस्टर्स को डेवलप नहीं होने दिया। और चाहे किसी वीक टीम के खिलाफ भी मैच थे वही खेल रहे थे, चाहे स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ मैच थे वही खेल रहे थे, आसान भी वही खेल रहे थे और मुश्किल भी वही खेल रहे थे। तो आपको उनकी एवरेज तो ऊपर जाती नजर आ गई, मगर ये नहीं देखा कि उससे पाकिस्तान का कितना बड़ा डिजास्टर हो गया कि अगले अब जो नेक्स्ट 5-7 साल आने वाले हैं उसके लिए आपके पास रिप्लेसमेंट प्लान ही नहीं है, ना आपके पास किसी बॉलर का, ना आपके पास बैट्समैन का, ना आपके पास मिडिल ऑर्डर का। तो ये चीज़ें इन लोगों की वजह से सफ़र की हैं। बाबर आजम और जो शान मसूद है, मेरा ख्याल है कि देखें इनका रिप्लेसमेंट हर सूरत में होनी चाहिए थी। क्यों नहीं इनकी रिप्लेसमेंट? अगर शान मसूद 25 इनिंग में उसका फेलियर है, क्यों उसकी रिप्लेसमेंट तैयार नहीं की गई? आपके पास उमर सदीक थे लाहौर के, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थे डोमेस्टिक के, क्यों नहीं आपने उनको चांस दिया? जैन अब्बास ने पिछले साल 297 रन किए मुल्तान रीजन से खेलते हुए, टॉप स्कोरर थे, क्यों नहीं उसको चांस दिया गया? बाकी और बच्चे हैं उनको क्यों नहीं चांस दिए गए? इनको क्यों सिमिटेड इनकी जगह की जाती है? ना सिर्फ इनको एज ए बैट्समैन चांस दिया जाता बल्कि एज ए कैप्टन, यानी कि 9 मैचेस में से 7 मैचेस आप हारे हैं, 2 दफा आप वाइट वॉश हुए हैं, ये तीसरी दफा आप वाइट वॉश होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के वर्स्ट कैप्टन में से एक है मगर उसको लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए ना कि हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह बाबर आजम का आप देख लें कि 18-19 इनिंग की उसका भी फेलियर है, 19 इनिंग के बाद उसने 50 रन किए हैं। तो रिप्लेसमेंट बाबर पर मजीद भी बात करेंगे लेकिन अभी यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रऊफ साहब अब 170 स्कोर हो चुके हैं, 3 खिलाड़ी आउट हैं, 45 ओवर्स हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्पिनर भी नहीं और फास्ट बॉलर, एज सच फास्ट बॉलर जो है इस पिच की मुनासिबत से नहीं है हमारे पास। देखिए मेरा ख्याल है कि बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन होगी क्योंकि जिस तरह की पिच है ये जो केप टाउन की पिच है इसमें जिस तरह घास नहीं है पिच के ऊपर, तो इसमें आपको जेन्युइन एक फास्ट बॉलर चाहिए क्योंकि जब आपके 40+ ओवर्स हो जाते हैं, 45 ओवर्स हो जाते हैं तो बॉल काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका होता है। तो उसमें फिर आपको जो बैट्समैन है उसको आउट करने के लिए या तो आपको रिवर्स स्विंग चाहिए होती है या फिर आपको एक्सप्रेस पेस चाहिए होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन बॉलर्स में से स्वाए अब्बास के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है रिवर्स स्विंग का, वो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं मगर उनकी पेस मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा कोई सूटेबल होगी रिवर्स स्विंग को सूट करने के लिए, क्योंकि रिवर्स स्विंग में जब तक आपकी पेस 140+ ना हो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है विकेट लेना। तो उसके बाद फिर जो सेकंड ऑप्शन आपके पास हो जाता है वो वही जिस तरह हम बात कर रहे थे स्पिनर का। तो पाकिस्तान ने अभी तक इस टेस्ट में कोई स्पिनर खिलाया ही नहीं है। तो आप देखते हैं कि ये जो आगा सलमान है क्योंकि उन्होंने 1 विकेट ली है मगर वो रेगुलर स्पिनर नहीं है और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के तो बिल्कुल वो बॉलर नहीं है। दूसरी जानिब आप पाकिस्तान बाज़ दफ़ा साइम अयूब से बॉलिंग करवा लेता है। अच्छा। क्योंकि आपने देखा कि अक्सर मैचेस में वनडे में, T20 में या टेस्ट मैचेस में उनको बॉलिंग करते देखा, मगर बिल्कुल अर्ली पार्ट में जब मैच शुरू हुआ तो उनका भी एंकल
इंजर्ड हो गया और वो बाहर चले गए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो भी बॉलिंग कर सकेंगे। तो इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल का शिकार होगा, क्योंकि आखिर में बॉल भी पुराना हो चुका है, हाँ। पार्टनरशिप भी लंबी हो चुकी है और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर भी नहीं है कि जो इस पार्टनरशिप को शाहीन ब्रेक किधर करे। गया? शाहीन अगर हम उसे रेस्ट दे रहे हैं तो बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं, मतलब 3 फॉर्मेट के पैसे उसने हमसे लिए हैं। एक आधा फॉर्मेट हमारा खिलाड़ी खेलता है अमूमन फास्ट बॉलर्स, तो जो फॉर्मेट होते हैं उसमें 1 फिट हो जाते हैं, पैसे उन्हें पूरे मिलते हैं, और अब भी रेस्ट के नाम पर क्या हो रहा है? देखिए, ये मुझे भी समझ नहीं आई कि या तो उनको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, कैटेगरिकली बताना पड़ेगा कि उनको किस बेस पे आपने ड्रॉप किया। अगर रेस्ट देने के लिए ड्रॉप किया तो वो तो रॉन्ग साबित हो गया, वो तो जाके बांग्लादेश में खेल रहे हैं। दूसरा फिर ये चीज़ है कि वर्कलोड मैनेजमेंट भी आप उस पर नहीं चल सकती, आप वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वर्कलोड मैनेज भी अगर आपने करना है उस पर तो आपको उसको रेस्ट देनी चाहिए थी अकेडमीज में, वो भी आपने नहीं किया। तो इसमें फिर अब ये देखा जाएगा कि आप बार बार क्यों इन बॉलर्स को, कौन लोग हैं जो इन लोगों को इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इससे पहले हारिस रऊफ का भी हो चुका कि आपने उसको 3 फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो वर्ल्ड कप में अपने ओवर्स का कोटा मुकम्मल नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में उसने जाने से इनकार कर दिया, फिर आपने उसको बैन कर दिया, फिर आप उसको वापस लाएं, मगर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 फॉर्मेट का चलता रहा। अभी शाहीन का भी सेम केस है कि वो भी 3 फॉर्मेट के, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल रहे हैं, मगर वो एक ही फॉर्मेट, 1 या 2 फॉर्मेट खेलते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है, इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अलग करने पड़ेंगे, और जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ताकि वो जब मुश्किल सीरीज आती है तो वो भागे ना सीरीज छोड़ के, वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान लड़ाने की सलाहियत रखती हूँ, फिर आप उनको पैसे दें। सही। पिछले मैच की बात करें, सॉफ्ट पिच थी, ज्यादा रन्स बनाने के चांसेस थे, 250-300 कहते थे कि बड़ी आसानी से बन सकते थे, लेकिन हम नहीं बना पाए। इस बार क्या आपको लग रहा है कि कुछ कर सकेंगे हम? देखिए, ये तो बहुत ही आइडियल एक पिच है, क्योंकि लास्ट जो पिच थी वो सीम बॉलर को सपोर्ट करती थी। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि वो जो लास्ट मैच की पिच थी, वो जो हमारे बॉलर थे 120 से 130 उनको ज्यादा सपोर्ट करती थी। साउथ अफ्रीकन जो पेसर थे वो जेन्युइन फास्ट थे, वो 135 से 145 तक बॉलिंग करते थे। वो पिच उनके लिए सूटेबल नहीं थी, मगर उसके बावजूद हमारे बैट्समैन 211 और 237 रन पर आउट हुए। तो ये जो पिच है, ये तो मेरा ख्याल है कि स्पिनर्स को और जो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं उनको सपोर्ट करती है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो थोड़ा सा दिलेरी का मुजाहरा करें और पेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक बड़ा स्कोर पाकिस्तान कर सकता है। अदरवाइज तो जिस तरह उन्होंने बॉलिंग लाइन खिलाई है, साथ में महाराज हैं, तो वो बड़ा मुश्किल क्रिएट करेंगे पाकिस्तान के लिए। सही। चलिए राव साहब, जो प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म हुआ। नाजरीन, स्पोर्ट्स पेज से अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।